रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू ऑल आर वाचिंग स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज हम फिर इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे। काफ़ी सारे कलेक्टेड एमसीक्यूज़ हमने कलेक्ट किए हैं जो कि डिफरेंट पेपर्स में से लिए गए हैं, पास्ट पेपर्स में से। सो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। एमसीक्यू है जी, एप्पल इज डैश नाउन। एप्पल इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन होते हैं बेसिकली जो कि किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ को बताते हैं या मटीरियलिस्टिक चीज़ का नाम होते हैं। ठीक है, सो एप्पल जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ है, हम उसको हाथ लगा सकते हैं। तो एप्पल जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, बुक्स आर डैश नाउन। बुक्स आर काउंटेड नाउन, यानी कि बुक्स को काउंट किया जा सकता है। आपको पता है कि दो तरह के नाउन होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो काउंटेबल होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, सो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सॉल्ट इज डैश नाउन। सॉल्ट इज अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि सॉल्ट के जो भी पार्टिकल्स होते हैं या जो भी उसके वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनको आप काउंट नहीं कर सकते, आप उनको कंसीडर नहीं कर सकते, यानी कि आप उनको काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर इज़ अ प्रॉपर नाउन। क्योंकि लाहौर एक प्रॉपर सिटी का नाम है, इसलिए जी ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था, हम बहुत पहले से ये सब कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है जी, अ डैश ऑफ शीप्स, अ हीड ऑफ शीप, यानी कि शीप के रेवड़ को जो है हीड कहते हैं। इसलिए जी ये वर्ड एसोसिएशन वाले मतलब एमसीक्यूज़ हैं, इस तरह आता है कि आपको एसोसिएशन वाइज टिक मार्क करना होता है। ठीक है, यानी कि जो बेस्ट सुटेबल होता है शीप के साथ। अब हेड है यहाँ पर तो हेड ही लगेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी कि बीव्स का जो होता है वो छत्ता होता है, मक्खियों का छत्ता होता है, इसलिए स्वार्म जो है इसका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है जी, एंटोनिम ऑफ एस्ट्यूट इज स्टूपिड। इसका एंटोनिम जो है वो स्टूपिड है, सो स्टूपिड इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, दे आर लिविंग डैश इंग्लैंड सून। दे आर लिविंग फॉर इंग्लैंड सून, यानी कि वो इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर जो होता है वो फ्रेजल वर्ब है, यानी कि वो फ्रेज को मुकम्मल कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो एक सिनोनिम है। क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलो। कैलो इज द वर्ड यूज फॉर इमेच्योर पर्सन और अ यंग पर्सन। तो सो हम यहाँ पर टेक करेंगे इन एक्सपीरियंस्ड को। ठीक है जी, यानी कि इन एक्सपीरियंस इसका बेस्ट करेक्ट सिनोनिम है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है वो एक ईडियम है, टू मेक अमेंड फॉर मीन्स टू कंपनसेट फॉर डैमेज, यानी कि अमेंड का मतलब होता है भरपाई करना या किसी का नुकसान अदा करना। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर है, टू कंपनसेट फॉर डैमेज, यानी कि किसी के डैमेज की भरपाई करना। आपने किसी के काम को ख़राब किया तो उसकी आप भरपाई करें, ये एक ईडियम है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि ईडियम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ईडियम जो कि हम अपनी 11th-12th में बीए बीएससी तक पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए, अगर उसमें इंग्लिश का पार्ट इंक्लूड है। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, The committee regrets that it can't aside dash your request for a month unpaid leave। तो यहाँ पर aside बेसिकली मतलब होता है डिमांड का। ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिमांड। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिमांड टू योर रिक्वेस्ट फॉर द मंथ अनपेड लीव, यानी कि टू यहाँ पर लगेगा। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि अपनी वोकेबलरी को जितना आप इम्प्रूव कर सकते हैं उतना ही अच्छा है किसी भी एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में मैक्सिमम नंबर लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द टाउन हैज़ मशरूम्ड रिसेंटली। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड मशरूम्ड इज। अब मशरूम्ड सेंटेंस जो है उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अब मशरूम जो है वो खाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन मशरूम जो है वो अब वर्ब के तौर पर यूज़ होता है, क्योंकि जी इसका बेसिकली मीनिंग होता है इंक्रीजिंगली। ठीक है, इंक्रीजिंगली क्यों, जैसे ही बारिश होती है आपने देखा है कि मशरूम जो है वो तेज़ी से बढ़ जाते हैं मिट्टी के अंदर, तो इसको इंक्रीजिंगली से थोड़ा सा मैच किया गया, इसलिए अब ये वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है मशरूम्ड। ठीक है, सो यहाँ पर मशरूम्ड का मीनिंग ये है, वो खाने वाला मशरूम ना समझिएगा। सेंटेंस के मुताबिक द टाउन हैज़ मशरूम्ड रिसेंटली, यानी कि जो मशरूम्ड है वो यहाँ पर वर्ब के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि इंक्रीजिंगली क्या बढ़ता जा रहा है टाउन, तो इसका मतलब है कि वर्ब यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लफ। सिनोनिम ऑफ ब्लफ इज डिसीव, यानी कि किसी को धोखा देना जो होता है वो ब्लफ कहलाता है, उसको ब्लफ कहते हैं, फरेब भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, चूज द करेक्ट वर्ड। वर्ड हमने चूज करना है जो कि करेक्ट स्पेलिंग है। अब ये देखेंगे सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन ये वर्ड है कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है शऊर, तो यहाँ पर कॉन्शियस का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बी है। ठीक है, तो हम बी को मार्क करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस स्पीच ऑफ द सेंटेंस। आई एम राइटिंग अ लेटर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब ये जो है आई एम राइटिंग अ लेटर, अब हम इसको सिंपल है, बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं।
अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको पता है कि ये प्रेज़ेंट का सी का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेलेक्ट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ रिट्रीट फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब फ्लाइट इसका हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, या एडवांस हो सकता है, या एब हो सकता है। अब जी एडवांस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, रिट्रीट का जो ऑपोजिट वर्ड है वो एडवांस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टूथ्स एंड नेल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमने इस ईडियम का जो है वो करेक्ट मीनिंग निकालना है, तो वो होता है जी विद ऑल देयर माइट्स, यानी कि अपनी तमाम तर ताकत लगाकर। ठीक है, उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the blanks by inserting appropriate preposition in the statement. Nobody in our group has a genius dash winning friend and convincing people. ठीक है, has a genius for, genius का मतलब होता है आपकी कोई कैपेबिलिटी, ठीक है, या एबिलिटी। यहाँ पर इसका ये मीनिंग लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम, अब वो कह रहा है कि कोई भी हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं है जो लोगों को क्या करे, जीत के लिए या फिर उनको कन्विंस कर सके। सो यहाँ पर हम फोर लगाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मार्क द सिमिलर वर्ड ऑफ क्वेस्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। क्वेस्ट का मतलब होता है क्वेश्चन करना, रिक्वायर करना, एक्वायर करना। तो यहाँ पर जो है सर्च इसका बेस्ट करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हम इसको सर्च पर मार्क करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, मेक द एडजेक्टिव यूज्ड इन द सेंटेंस वी हैव पुट इन द सूटकेस ऑल प्रेस्ड शर्ट। आपको पता है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर शर्ट नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ड है प्रेस्ड, प्रेस्ड जो है वो एडजेक्टिव है, यानी कि वो क्वालिटी को बता रहा है कि शर्ट जो है वो प्रेस्ड है, इसलिए जी प्रेस्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है, एडजेक्टिव। यहाँ पर हम इसको मार्क कर देंगे। उसके बाद चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, दे आर anxious डैश हिज हेल्थ, दे आर anxious अबाउट हिज हेल्थ, यानी कि वो उसकी हेल्थ के लिए परेशान है, वो उसकी सेहत के लिए परेशान है। यहाँ पर लगेगा जी अबाउट। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, देयर इज स्टिल नो क्योर डैश एड्स, देयर इज नो स्टिल नो क्योर फॉर एड्स, यानी कि एड्स जो है वो एक बीमारी है, उसके लिए अभी तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए जी यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन हमें बनाना है, क्योर फॉर एड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, सिनोनिमम ऑफ वेस्टेज इज ट्रेसेस, यानी कि ट्रेसेस का जो सिनोनिमम है वो वेस्टेज है, और वेस्टेज का जो सिनोनिमम है वो ट्रेस है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अब जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे सिनोनिम्स होंगे। सिनोनिम्स के बारे में आप में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम सिनोनिम्स को भी ऐड करें, सो मैंने अब सिनोनिम्स भी ढूंढ कर डाले हैं काफ़ी सारे। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, लेकिन इसके लिए आपकी वोकेबलरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिनोनिम्स को अटेम्प्ट करते हैं तो उनके लिए आपकी वोकेबलरी होना और आपको वर्ड का एक्यूरेट मीनिंग आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, सो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वर्ड अब आगे आएंगे जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ मोरेज इज, मोरेज बेसिकली वर्ड यूज होता है किसी रीति रिवाज, किसी रिवायत के लिए, किसी तौर तरीके के लिए, ठीक है, या रिवाजों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कस्टम होगा। कस्टम भी जो है वो रिवाज के लिए यूज होता है, इसलिए जी मोरेज का करेक्ट मीनिंग है कस्टम, यानी कि करेक्ट सिनोनिम आप कह सकते हैं कि कस्टम लगा सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ही चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम ऑफ पेल्ट इज, सिनोनिम ऑफ पेल्ट इज टू थ्रो थिंग्स एट, यानी कि पेल्ट का मतलब होना है चीज़ों को फेंकना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग हो सकता है या करेक्ट सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है जी टू थ्रो थिंग्स एट, यानी कि चीज़ों को फेंकना। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ सम्पटिशियस, सम्पटिशियस। ठीक है, सम्पटिशियस का मीनिंग होता है लेविश, यानी कि बहुत लग्जरी सी जो चीज़ होती है या फिर बहुत ज़्यादा उसके अंदर आराइश होती है, उसको कहते हैं जी सम्पटिशियस, इसलिए जी इसका यहाँ पे करेक्ट मीनिंग ये है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमारा क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ कैप्शियस इज, कैप्शियस का मतलब होता है नुक्ताचीनी करना या फिर नुक्स निकालना, फॉल्ट फाइंडिंग होता है इसका मतलब, लेकिन यहाँ पर इसका करेक्ट जो सिनोनिम है वो क्रैपिंग होता है। क्रैपिंग का मतलब होता है कि आप किसी की नुक्ताचीनी करें या उसके जो काम है उसमें नुक्स निकालें। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम ऑफ बफ्रिकेट इज, बफ्रिकेट का मतलब होता है, जैसे आपने जिप देखी होगी, ठीक है, जिप क्या होती है कि जब हम उसको बंद करते हैं तो वो नीचे से एक हो जाती है, लेकिन ऊपर उसकी दो अलग अलग जो होती हैं ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब उनको बफ्रिकेशन कहते हैं, मतलब कि जब दो चीज़, मतलब एक चीज़ दो में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके, तो वो बफ्रिकेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि डिवाइड हो जाती है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि टूट जाती है, अलग हो जाती है, तो उसे बफ्रिकेट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पर हमने सिनोनिम मार्क करना है। अब इसका बेस्ट सिनोनिम यहाँ पर
टू फ्रॉक और डिवाइड, यानी कि डिवाइड हो जाना, मतलब कि एक जो है वो बाद में दो में डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दी इसके साथ आप इसको कनेक्ट करके एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। बफ्रिकेट के मीनिंग्स ये होते हैं। ठीक है, बफ्रिकेट वैसे मेडिकल में यूज़ होता है, यानी कि ये वर्ड जो होता है ये मेडिकल में यूज़ होता है। इसके अलावा ये बॉटनी का वर्ड है, यानी कि ये बॉटनी में यूज़ होता है, प्लांट्स की स्टडी में। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ पास्ट टाइम इज रिक्रिएशन। ठीक है, पास्ट टाइम का जो सिनोनिम होता है वो रिक्रिएशन होता है। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ इनएक्टेबल इज इनवाइटेबल। इनएक्टेबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसको रेजिस्ट ना किया जा सके या जिसकी कोई भी मोनानेबल बदल ना हो, उसको कहते हैं जी। इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट जो मार्क है वो है इनवाइटेबल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ सबटेरेनियन इज डैश, यानी कि सबट्रेनियन का इन्होंने हमसे सिनोनिम पूछा है। सबट्रेनियन का मतलब होता है ज़ेरे ज़मीन, यानी कि ज़मीन के नीचे। तो इसका जो है करेक्ट यहाँ पर अंडरग्राउंड आएगा। सबट्रेनियन जो होता है वो बेसिकली रिवर्स वगैरह के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ फस्टेडियस। फस्टेडियस का सिनोनिम जो है वो है स्क्विमिश। स्क्विमिश जो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अच्छा है जी, सिनोनिम ऑफ डिमाइज इज, सिनोनिम ऑफ डिमाइज इज डेथ, यानी कि डिमाइज का बेसिकली मतलब होता है डेथ या फिर इंतकाल। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा जी डेथ आएगा यहाँ पर। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है जी, क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ फ्लिच इज, फ्लिच का मतलब होता है छीनना या खींच लेना। तो इसका मतलब यहाँ पर लगाएंगे हम स्टील, यानी कि चोरी कर लेना या फिर खींच कर ले जाना। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिर्फ फ्लिच का मीनिंग होगा स्टील, यानी कि मीनिंग नहीं, सिनोनिम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सिनोनिम ऑफ डिसकंसर्न्ड इज, डिसकंसर्न्ड का मतलब होता है अनसेटल्ड या फिर डिस्टर्ब। तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट है वो कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड भी वो बंदा होता है जिसको एक फैसला जो नहीं कर पाता। ठीक है जी, यानी कि उसका माइंड डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, कंफ्यूज्ड लगाएंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ड है वो है जी, सिनोनिम ऑफ ट्रैक्टेबल इज, ट्रैक्टेबल का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सो इमेनेबल का भी मतलब यही होता है। इमेनेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसको हम कंट्रोल कर सकें या जिसको हम कमांड कर सकें, तो उसको इमेनेबल कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जी, सिनोनिम ऑफ पंक्चुअलस। पंक्चुअलस का मतलब होता है करेक्ट या फिर एक्यूरेट। यहाँ पर जी इसका जो बेस्ट सुटेबल सिनोनिम है वो स्प्रेक्युलस है। स्प्रेक्युलस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि एक्यूरेटली होती है, जो कि फैक्ट बेस होती है, उसको स्प्रेक्युलस कहते हैं। ठीक है जी, लेकिन इसके जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं वो इससे बिल्कुल मैच नहीं करते, तो हम स्प्रेक्युलस के ऊपर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। उसके बाद जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है जी, सिनोनिम ऑफ अनइक्वल्ड इज आउटस्टैंडिंग। अनइक्वल्ड का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत शानदार होती है, जो बहुत कमाल की होती है। तो इसका आउटस्टैंडिंग हम लगाएंगे। आउटस्टैंडिंग वो चीज़ होती है जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, या जिसको हम लाजवाब भी कहते हैं। ठीक है, स्पीचलेस भी इसमें हो जाता है बंदा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जी, सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है तकलीफ, मुश्किल, ट्रबल। तो यहाँ पर इसका जो बेस्ट करेक्ट ऑप्शन हमें लग रहा है वो है जी, हार्डशिप। हार्डशिप पर हम टिक कर देंगे। ठीक है जी, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं जी आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि मैंने पास्ट पेपर में से लिए थे और डिफरेंट कैटेगरीज़ के पास्ट पेपर में से लिए थे। ये नहीं कि सिर्फ एक कैटेगरीज़ के से लिए थे, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं इंग्लिश के ये काफ़ी सिमिलर होते हैं। इसलिए जी मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, तो मैंने ये सारे MCQs जो हैं वो इस वीडियो में डाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।